ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और ये दूसरा लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए एज पर द मॉडल करिकुलम, जो कि न्यूली अडॉप्टेड करिकुलम है इन अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में। तो आपके पास जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर कंडक्टर्स। इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें काफी चीजों को शुरुआत की गई है, चीजें बताई गई हैं। एक बहुत जल्दी से हम उनको कवर कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी तक आपका नॉलेज ये है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, मान लो एक तार है, कंडक्टर है, ये बहुत सारे एटमों से मिलकर बना है। इसमें न्यूक्लियस है, ऐसे एटम होते हैं। तो न्यूक्लियस है, ऐसे यहाँ पर एटम है। अब जो एटम होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो रेड डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने अपने एटम को छोड़ करके फ्री हो चुके हैं। और जब हम यहाँ पर कोई नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से इनकी एक खास तरह की वेलोसिटी होती है, जिसको कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और फिर इसी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और यहीं से हम ओम्स लॉ को भी कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कि ओम लॉ में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखते हैं कि किसी भी तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली वो रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनों के टक्कर की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन एटमों से टकरा रहे हैं, तार की बाउंड्रीज टकरा रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहे हैं, इन सब की वजह से इस तरह का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इस तरह की ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, ये हमको बताया किसने था? कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने चीज को समझा होगा पहली बार और उसने एक्सप्लेन किया था। तो वो जो व्यक्ति थे उनको हम नाम कह देते हैं ड्रूड। 1900 में उन्होंने इस तरह का एक मॉडल प्रपोज किया था, ड्रूड मॉडल कहते हैं। 1900 वो समय था जो जस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ साल पहले, शायद 4-5 साल पहले खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद ही ड्रूड ने उन इलेक्ट्रॉनों के उस अजम्पशन को मानते हुए, उस डिस्कवरी को कंसीडर करते हुए एक मॉडल प्रपोज किया। ये जो मॉडल था वो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के मोशन के साथ ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करता था। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, तार से हीट का भी कंडक्शन हो जाता है। अगर तार का एक सिरा आप किसी कैंडल से गर्म करो तो आप देखते हो कि हीट जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। आप लोहे की रॉड लो, उसके एक सिरे को मोमबत्ती पे रखो, जैसे कैंडल पे रखोगे तो वो सिरा धीरे धीरे हीट करता हुआ आपके हाथ तक आ जाएगा। करंट का भी ऐसे ही फ्लो होता है। तो दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी और एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों तरह की कंडक्टिविटी को भी इस मॉडल ने काफी हद तक सही ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब है कि क्या ये बहुत अच्छा मॉडल था, इसके बाद और किसी तरह के सुधार की गुंजाइश नहीं थी? तो ऐसा नहीं है, सुधार की गुंजाइश थी। इस मॉडल में कुछ सफलताएं थी तो कुछ हद तक इसमें असफलताएं थी या लिमिटेशंस थे। अब जैसे लिमिटेशन की एक बात करें तो सेमीकंडक्टर के बारे में ये मॉडल ठीक से नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम क्या देख रहे थे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जबकि जो मेटल्स होते हैं इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ड्रूड मॉडल इस चीज को तो बहुत सही से एक्सप्लेन कर ले जा रहा था कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ड्रूड मॉडल इस चीज को नहीं समझा पा रहा था कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम कैसे हो रहा है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर के साथ जब हॉल इफेक्ट किया गया, हॉल ने एक परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट किया, हॉल इफेक्ट जिसको कहते हैं, उसमें एक कोफिशिएंट आता है RH, जिसे हम हॉल कोफिशिएंट कहते हैं। तो RH की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो ये लोगों ने कहा कि निगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रोल हो रहा है।
लेकिन RH की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है। अब ये पॉजिटिव क्यों आती है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस उस समय अलग अलग जगहों से आ रहे थे जो ये बता रहे थे कि ये ड्रूड मॉडल जो है इसमें कुछ दिक्कत है। अब जरा ड्रूड मॉडल के थोड़ा और बेसिक के बारे में समझते हैं। ड्रूड ये कहते हैं कि आप किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो आपके पास ये कंडक्टर है, हमने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया। अब ये लोहे का इस तरह का क्यूबिक टुकड़ा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉर्मली मोशन कर रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉनों का सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट की वजह से इस एटम से बाहर, इस मेटल से बाहर नहीं जा पा रहा है, रह रहे हैं उसके अंदर ही। तो ये कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर गैस भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं ऐसा लग रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन गैस है। ड्रूड ने इस चीज को माना था। अच्छा, ये भी ड्रूड का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। आप लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आई थिंक 11th में है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है वो ऐसा ही एक मॉडल प्रपोज करती है गैसेस के लिए, और उसमें वो गैस वो एटम को एक आकार देता हुआ कहती है। तो जब ड्रूड 1900 में थे तो उनसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वो जो मॉडल था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मॉडल, वो एक सक्सेसफुल मॉडल स्टैब्लिश हो चुका था। तो ड्रूड के पास सोचने के लिए एक आधार ये था कि चलो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गैस की तरह से सोच लें, मेटल को गैस चैम्बर की तरह सोच लें। तो जो भी काइनेटिक थ्योरी के जितनी भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स थी उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ड्रूड ने बेसिकली क्या किया, ड्रूड बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, जो हम केटीजी कहते हैं जब आप पढ़ते हैं वहां पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो ड्रूड बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे और ये अच्छी खासी एक सक्सेसफुल थ्योरी थी अपने समय की। तो ड्रूड ने इस थ्योरी के कुछ मतलब कुछ फीचर्स लिए, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अप्लाई कर दिया जो मेटल के अंदर होते हैं, और इससे उनको शुरुआती सफलता मिली। ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से ड्रूड एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन फिर समय आया 1900 में प्लैंक की हाइपोथेसिस आई। प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला दिया, E बराबर एच न्यू। फिर 1905 आते आते आइंस्टीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले को, और इसे कहा कि ये लाइट का क्वांटा होता है जिसको कि फोटोन कहा गया। और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद डी ब्रॉगली आते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट देते हैं, और इस तरह से 1900 से शुरू होते होते 1910, 15, 25 तक आते आते 20 तक आते आते काफी कुछ था जो बदल रहा था। फिजिक्स की दुनिया में काफी बड़ी बड़ी थ्योरी आ रही थी, अपना रास्ता अपनी जगह बना रही थी। तो जो 1900 में जो ड्रूड ने मॉडल दिया था, आने वाले 25 सालों में काफी कुछ इसको चैलेंज किया जाने लगा, क्योंकि उन 25 सालों में ऐसी मैथमेटिक्स डेवलप हुई, ऐसी फिजिक्स डेवलप हुई जिसने देखने का नजरिया बदल दिया कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को देखें, इसको बदलना शुरू कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान था कि क्वांटम मैकेनिक्स जिसको आप कहते हो, वो क्वांटम मैकेनिक्स अब डेवलप हो रही थी और काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो रही थी। 1926 में श्रोडिंगर एक बहुत टैलेंटेड इंसान यहाँ आते हैं और श्रोडिंगर कुछ इक्वेशंस को प्रपोज करते हैं। इन इक्वेशंस की डिस्कवरी के बाद से जो फिजिक्स की जो रूपरेखा थी वो एकदम से बदलना शुरू हो जाती है। सभी पुरानी चीजों को लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करके देखना शुरू कर देते हैं। 1914 में जो बोहर का मॉडल था एटम्स के लिए, बोहर्स मॉडल था किसके लिए, एटम के लिए, उस बोहर के मॉडल को भी चैलेंज करते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बनाया था,
तो जब श्रोडिंगर की इक्वेशन आ जाती है तो श्रोडिंगर खुद इस हाइड्रोजन के एटम की सिचुएशन पे इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, और इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, एजीमुथल क्वांटम नंबर M, L, N, L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, और धीरे से स्पिन क्वांटम नंबर S भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो आज की डेट में आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं 4 क्वांटम नंबर, उनका विकास लगभग ये वही समय था। आज से हम मान सकते हैं 2022 चल रहा है, 1926 की बात कर रहे हैं, तो लगभग हम करीब 90 साल मोटे तौर पर मान लो, थोड़ा सा आगे 1926 में इक्वेशन और फिर आगे डेरिवेशन हुआ था, इस तरह से कुछ 90 साल आप मान लो, 90 साल पुरानी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस फिजिक्स ने काफी हद तक चीजों को बदलना शुरू कर दिया। तो ये जो यहाँ पर ये मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन आर लाइक गैस, ये मॉडल चैलेंज होना शुरू हो गया, और चैलेंज होना शुरू हुआ और लोगों ने ये भी कहा अगर इस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से इसको मॉडिफाई कर दें तो हम और अच्छे तरीके से एटम को और अच्छे तरीके से मेटल्स को समझ पाएंगे। तो उस समय जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक और व्यक्ति होते हैं जिनका बड़ा नाम है, वो है सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड आप मान लो एक तरह से इन सबके गुरु थे, इन सबके मेंटर्स थे। श्रोडिंगर हो गए, हाइजेनबर्ग हो गए, फर्मी हो गए, ये सब लोग जो उस समय के बड़े लोग थे उनके एक तरह के मेंटर थे। तो सोमरफेल्ड क्या देखते हैं कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को हम मॉडिफाई करें क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत से, और सोमरफेल्ड के एक स्टूडेंट आप कह लो फर्मी थे। तो फर्मी को वो ये प्रॉब्लम देते हैं, इस पे काम करने का मौका देते हैं, और फर्मी काफी हद तक इस पे अच्छा काम कर ले जाते हैं, और यहाँ से सोमरफेल्ड के मोटिवेशन से एक मॉडल डेवलप होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फर्मी गैस मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल, या इसको इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल भी कहते हैं। अब इस सोमरफेल्ड और फर्मी के मिलकर काम करने के बीच में एक और बहुत बड़ा विकास होता है, जो होता है वुल्फगैंग पाउली का। वुल्फगैंग पाउली, वुल्फगैंग पाउली भी एक बहुत चमकता सितारा रहे हैं भौतिकी की दुनिया के। तो वुल्फगैंग पाउली एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल प्रपोज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन का सिद्धांत। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? हमने बताया आपको कि इस तरह से क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कवरी हो रही थी हाइड्रोजन एटम को श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने से। तो पाउली ये कहते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल जो एनर्जी कैरी करता है। तो जब ये एनर्जी कैरी करता है तो जब एक एनर्जी कैरी करेगा तो हम कहेंगे कि उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट है। तो इसको ग्राफिकली दिखाते हैं कि मान लीजिए एनर्जी की ये लो वैल्यू है और ये एनर्जी की हाई वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी की वैल्यूज हम दिखा सकते हैं इस तरह से। इन एनर्जी की वैल्यू को हम मोटे तौर पर स्टेट्स कहते हैं। हालांकि बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो ये स्टेट है। तो मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये x है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी 1 है, m जो है वो +1 है, s की वैल्यू +½ है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी रखी और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब हमने देखा एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए भी n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू +1 है, s की वैल्यू उसके लिए भी +½ है। जैसे इसके लिए था वैसे इसके लिए है। तो और हमने कहा इसकी एनर्जी भी इसी के बराबर है, तो आप उस हिसाब से आपको इसे यहां रखना चाहिए क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। लेकिन पाउली का नियम ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जिनके चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल एक जैसे हों, वो एक साथ एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। मतलब इसको यहां से शिफ्ट करके यहां भेजना पड़ेगा, उसकी स्टेट बदलनी पड़ेगी। अच्छा, इस तरह का नियम दुश्मनी का एक तरह से समझ लो नियम है। अच्छा, अगर मान लो इसका स्पिन -1 होता, जैसे इसका n1 l1 m1 s +½ इसका n1 l1 m1 s -½
ऐसा होता तो पाउली कहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख सकते हो, क्योंकि इसकी स्पिन -12 है इसलिए इसका हेड नीचे हो गया। ऐसे आप दो इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हो एक स्टेट में, लेकिन दोनों एक जैसे हमें हर तरह से एक जैसे होंगे तो एक साथ एक स्टेट में नहीं रख सकते। ये था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है और ये हमेशा से यूनिवर्स में फॉलो होता हुआ आया है। तो सोमरफील्ड और फर्मी जब अपना मॉडल प्रपोज कर रहे थे तो उन्होंने पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी यूज किया और फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल में उन्होंने पाउली के इस प्रिंसिपल को भी इंक्लूड कर लिया। इन सब के होने के बाद हमारा जो नया मॉडल डेवलप हुआ दैट इज द इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल, ये काफी ज्यादा यूजफुल हो गया एज कम्पेयर टू द ड्रूड मॉडल। इसमें काफी सारी गुंजाइशें बन गई और काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमें दिखने शुरू हो गए। तो सोमरफील्ड आगे बढ़ करके ये मानते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, तो सोमरफील्ड आगे बढ़ करके इस सारी मैथमेटिक्स को और अच्छे से करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उस कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लो तो वो मेटल के टुकड़े को एक 3 डायमेंशनल बॉक्स की तरह से मानते हैं। सपोज कर लो ये लोहे का टुकड़ा है जो कि एक बॉक्स जैसा है, 3 डायमेंशन कहने का मतलब है अगर आप यहाँ ओरिजिन मानते हो तो ये आपका x है, ये आपका z है और ये आपका y है, तो इसके 3 एक्सिस है। अब अगर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन माने तो वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, या कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, तो फ्री है इसके अंदर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं जा सकते, अपने आप इस मेटल की सतह को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो अंदर इन बाउंड्री के अंदर तो हम इसको फ्री मानेंगे, यहाँ फ्री है, फ्री मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, वो अपने स्वच्छंद होकर के घूम टहल रहा है। लेकिन जैसे इन बाउंड्री के पास आएगा, इन सतहों के पास आएगा तो इनसे टकरा करके इसको फिर से अंदर आना है, तो ये सतहें जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती हैं। मैथमेटिक्स जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, हमारी बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जा सकते, मतलब इसकी सीमाओं के अंदर ही हम इसकी सारी एनालिसिस करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 तरह के वेरिएबल हैं, x, y और z। अब इस प्रॉब्लम को अगर पूरी तरह से मैथमेटिकली किया जाए तो 3 डायमेंशनल इक्वेशन हमारी बन करके सामने आएगी, जिसको कि सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए क्या किया आपके जो सोमरफील्ड थे, उन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम को 1 डायमेंशनल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल x दिशा में ही गति कर सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम नाम तो लेंगे बॉक्स का, लेकिन ये कहेंगे कि उसकी केवल एक सीमा मतलब 0 से लेकर के l। अब lx क्या कहें, x डायरेक्शन कह सकते हैं, तो x एक्सिस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से गति कर रहा है इसी के अंदर और यहां से घूम करके इधर आ जा रहा है और वो समझ लो आगे इसके बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ना कभी वो दीवारों को टच करता है और ना इसको तोड़ के बाहर जा सकता है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी इसे कहते हैं पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम, 1 डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि ये जो कोर्स है आपका, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही आसान कोर्स है या एक आसान कोर्स है, ये एक डिफिकल्ट कोर्स है। और आप अपने पीछे क्लास के जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने ये कोर्स पढ़ा है उनसे जरा पूछिएगा कि उनका अनुभव कैसा रहा। इट्स अ हॉन्टेड काइंड ऑफ कोर्स। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो असलियत है आप कहीं से भी सुन सकते हैं, जब आप इधर उधर सुनोगे तो इससे अच्छा हम ही आपको उसको बता दें। इस कोर्स के साथ दिक्कत ये है, इस कोर्स को बनाया ही पता नहीं ऐसे क्यों गया है, एक चैलेंज है ये हमारे लिए, आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस सिलेबस को देखते हो, आप अपना सिलेबस देखोगे
तो उसमें जो प्रीरिक्विजिट लिखी है, प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है इस सिलेबस को पढ़ने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए। तो प्रीरिक्विजिट में वो क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। पर सवाल ये है कि इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएगा कौन? हमारे पास 12th में क्वांटम मैकेनिक्स है नहीं, और 12th पास करके जैसे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड एक कोर्स आ चुका है। तो यहाँ चैलेंज ये है कि आपको इस कोर्स को समझना है और साथ ही साथ इस जिस क्वांटम मैकेनिक्स पे डिपेंड है उस क्वांटम मैकेनिक्स को भी आपको समझना है। ये ऐसा है और ये एक चैलेंज है, मैं तो इसको चैलेंज कहूंगा, इसके लिए किसी का रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैलेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसे सिचुएशन, हम कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे जो कि सीधे तौर पर आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, इसके बावजूद भी वो जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर आप आने वाली चीजों को समझोगे। और एक बात इतना तो पक्का है कि सिलेबस की ऐसी इसकी पावर है, इसकी स्ट्रेंथ है, अगर आपने इसके लिए आप कंफर्टेबल हो गए, देन आप आगे और भी अच्छे अच्छे चैलेंजेस आराम स्वीकार कर लोगे। और वैसे भी ये कोर्स कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और कंप्यूटर साइंस वालों ने एक नाम सुना होगा, क्वांटम कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटेशनल टेक्निक आप पढ़ रहे हो उसको अगर हम क्वांटम फील्ड की तरफ ले जाएं, देन ये ब्रांच आती है। और इसके लिए तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स, एक अच्छी खासी क्वांटम मैकेनिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपको कंप्यूटेशन आना चाहिए, आपको कंप्यूटेशन के बेसिक्स आने चाहिए, आपको अच्छे लीनियर अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रॉनिक्स, ये सब आना चाहिए। देन यू मस्ट नो गुड अमाउंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द रियल क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब आप एक अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स, एक अच्छी नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा जानते हो, अच्छा आप क्वांटम कंप्यूटेशनल थ्योरी जानते हो, तब आप क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में आकर के अपना कुछ योगदान दे सकते हो, उसके लिटरेचर को समझ सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो आने वाले समय में काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी होनी है और काफी ज्यादा इसमें उत्साह भी रहेगा। टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो हम यहाँ पर ये जो टॉपिक आपके लिए शुरू कर रहे हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये सीधे तौर पर आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, ये फर्स्ट टॉपिक का एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कुछ जरूरी चीजें सीखेंगे उन जरूरी चीजों को हम आगे अप्लाई करेंगे आने वाले पार्ट्स में, जब हम आगे और भी डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, वहां पर मैथमेटिक्स को आपको समझना होगा। एक बात याद रखो बच्चों, मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, मैथमेटिक्स किसी भी लिहाज से एक डरावना विषय नहीं है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही पावरफुल एक टूल है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा दिव्यास्त्र है, जिसको आपने एक बार चलाना ठीक से सीख लिया तो फिर आप विश्व विजेता हो जाओगे। इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र हम कह रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र है तो ऐसा भी नहीं कोई भी ऐरा गैरा खड़ा होकर के इसको चला देगा, तो उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए एक शुरुआती जानकारी है, प्रीरिक्विजिट का एक हिस्सा है। तो हम ये कहने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरह का एक बॉक्स है जिसके अंदर घूम रहा है, और हमने सिंपलिसिटी के लिए माना है कि वो केवल एक्स एक्सिस पर ही दाएं बाएं घूम रहा है और उन दीवारों को कभी टच नहीं करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो अब आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिख देता हूँ ताकि आप उसको नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, I think यहाँ आप लिख देना चाहिए, the Schrödinger equation in one dimension is most useful। हम श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन वाली लिखेंगे।
श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन कैसे लिखे जाते हैं, d2 साई बाई dx स्क्वायर 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0। थोड़ी फैंसी सी इक्वेशन दिख रही है, और लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि समय के साथ साथ हम इन चीजों को आपको समझाएंगे अपने मेन कोर्स के साथ में। तो जैसे आप समझ लो न्यूटन ने वेव इक्वेशन बनाई थी, वेव को समझने के लिए न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी F इज इक्वल टू ma, डायनेमिक्स को समझने के लिए मैक्सवेल ने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाई थी लाइट को समझने के लिए। ऐसे ही श्रोडिंगर ने किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको हम शायद खुली ऐसे नॉर्मल आंखों से देख ना पाए, उनको समझने के लिए एक इक्वेशन बनाई थी। तो मैथमेटिक्स की ये वो प्रोब है जो एक जमाने में न्यूटन ने यूज किया, फिर आइंस्टीन ने यूज किया, मैक्सवेल ने यूज किया, सभी बड़े लोगों ने यूज किया इस तरह का प्रोब। वैसा ही एक प्रोब ये भी था श्रोडिंगर ने जो डेवलप किया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को समझने के लिए। तो हर इक्वेशन में एक फंक्शन होता है, कभी वो फंक्शन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कभी वो फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कभी वो फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कभी वो मीडियम की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी एक फंक्शन है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साई क्या होता है समय आने पर हम लोग बात करेंगे, बस अभी आप इतना समझ लो साई एक ऐसा फंक्शन है जो कि उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी उसकी एनर्जी हो सकती है, उसका लोकेशन हो सकता है, उसका मोमेंटम हो सकता है। तो ये सारी जानकारी जिस फंक्शन के अंदर छुपी रहती है वो फंक्शन ये है, ठीक है। जैसे किसी चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, किसी चार्ज के द्वारा किसी दूरी पर किसी दूसरे चार्ज को प्रभावित किया जाएगा कि नहीं, ये कैसे पता चलता है, ये हम पता करते हैं उस चार्ज के चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंक्शन है जो चार्ज की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही करंट फ्लो कर रही है कहीं, तो उस करंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरा मैग्नेट रखा है, उस पर क्या असर पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड उस फ्लोइंग करंट की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सोच लो। एक और उदाहरण है, जब आप बोलते हो तो जो मीडियम है, इस मीडियम की जो डेंसिटी है, जो हवा है, इसकी डेंसिटी कम ज्यादा होती है, रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, तो उस मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर ये सब चीजें बदल रही हैं, डेंसिटी का चेंज होना वेव के मोशन के साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ जुड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो हो रही है उसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम एक वेव फंक्शन साई को मान सकते हैं जो कि उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहे हो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं, अब यहाँ पर तो एक्स ये है साई फंक्शन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एक्स क्या है, जो कि आप एक्स डायरेक्शन में ही मोशन देख रहे हो ना, इसीलिए एक्स आ गया यहाँ पर, प्लस 2m इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। m h क्या होता है, h जो होता है इसे हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और h अपॉन 2 पाई को हम लिखते हैं h क्रॉस। इसको डिराक नोटेशन फॉर प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, पर ये इस तरह से लिखा जा सकता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। E क्या है, इस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, वो है E। V क्या है, V जब इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स की दोनों सीमाओं के बीच में घूम रहा है तो वहां पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना है, वो है V यहाँ पर। तो आप जरा ऐसा समझ लो, अगर इसको कहीं लिख लेना, अगर V 0 मान लो तो इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो फ्री है। V 0 होने का मतलब उसको कोई पोजीशन में नहीं ला सकता। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से होती है। अगर हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है, और पार्टिकल पर्टिकुलर पोजीशन में क्यों नहीं, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। तो V 0 है, अगर V 0 है तो पार्टिकल फ्री होगा। और अगर V की वैल्यू लार्ज हो जाए तो इसका मतलब हमारा पार्टिकल क्या है, बाउंड है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो वस्तु को उस पोजीशन में रखे हुए है। तो यहां पर हम कहते हैं कि इन दोनों बाउंड्री के बीच में, ये बाउंड्री और इस बाउंड्री के बीच में पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पोटेंशियल आप मान लो एक तरह से इनफाइनाइट है, इसीलिए बाहर नहीं जा सकता। इस तरह की सिचुएशन है। तो हम ये तो हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन वन डायमेंशनल बॉक्स कंडीशन, जो हमारी वन डायमेंशनल बॉक्स कंडीशन है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स कंडीशन v बराबर 0, क्योंकि इसके अंदर तो हम ये कह रहे हैं ना v 0 है, तो आप लिखोगे सो d2 psi बाई dx स्क्वायर 2m e बाई h क्रॉस psi इज इक्वल टू 0। आपने देखा यहाँ आपने फ्री होने की वजह से आपने v को 0 कर दिया, तो फॉर्मूला ऐसा आ गया। अब हम करते हैं पुट k स्क्वायर इज 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। भाई मास टूट तो रहा नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो मास चेंज नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी भी कांस्टेंट है, h तो कांस्टेंट है ही। तो इस पूरे चीज को हमने k स्क्वायर 2m e बाई h क्रॉस कर दिया, k कोई कांस्टेंट मान लिया जो इन कांस्टेंट पर डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे सर इसको आप k मान सकते थे, k बराबर 2m e बाई h क्रॉस, तो हम कहेंगे क्योंकि पहले टर्म में स्क्वायर है इसीलिए दूसरे टर्म को भी हमने स्क्वायर के रूप में माना ताकि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर दिखे। तो यहाँ पर लिखोगे सो d2 psi बाई dx स्क्वायर k स्क्वायर psi बराबर 0। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आई एम नॉट श्योर कि आपने 12th क्लास में इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा है या नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा मैथमेटिक्स का कोर्स कुछ पढ़ाने का, स्टार्ट करने का, ये सब चीजें अगर ठीक से मैनेज होती रही तो मैं आपको वहां पे और अच्छे समझाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका फिजिकल मतलब क्या है। फिलहाल के लिए आप ये कहोगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर जो कि d2 बाई dx स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर 2 है, राइट साइड 0 है। तो अगर राइट साइड 0 होता है तो ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होना चाहिए एंड इट्स सॉल्यूशन में रिटन एज, इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हो, साई बराबर a sin kx प्लस b cos kx। आई नो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन आया, बट आई एम हेल्पलेस बिकॉज इसकी अपनी पूरी मैथमेटिक्स की थ्योरी है जो डिफरेंशियल इक्वेशन के, आई थिंक मैथमेटिक्स 1 में आप लोग सीखोगे, फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे उसमें ये शायद सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट में सिखाया जाएगा आपको। तो इस तरह की क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे कैसे लिखा जा सकता है ये आपको सिखाया जाएगा। मैं यहाँ पर इस डिस्कशन को शायद 2 घंटे और लंबा कर सकता हूँ अगर हम इस मैथमेटिक्स को समझना शुरू कर दें, पर हाल फिलहाल के लिए आपको मैं यही रोकता हूँ, मैं यही रोक रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास a और b कुछ कांस्टेंट है। अब ये कैसे निकलेंगे, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर हम लिख लेते हैं और उस इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, तो उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को अगर आप निकालना चाहें तो उनकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन बाउंड्री कंडीशन। तो लिख देते हैं इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, द इक्वेशन 2 में simplified by using certain boundary
कंडीशंस बाय यूजिंग सर्टेन बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे निकालोगे, जरा समझने का प्रयास करिएगा बाउंड्री कंडीशन के बारे में। यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। इसे बॉक्स लिया था हमने, यहाँ पर हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, लेकिन बिना इसको टच किए ही वो यहाँ से लौट जाएगा। ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बिना टच किए ही यहाँ से लौट जाएगा। तो ये L है, ये x की वैल्यू L है और ये x की वैल्यू 0 है। तो x के बराबर 0 जो दीवार है इस पे इलेक्ट्रॉन कभी टच नहीं करेगा। x बराबर L जो दीवार है इस पे इलेक्ट्रॉन कभी टच नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी इस दीवार पर पाया नहीं जाएगा, चाहे x बराबर 1 वाली दीवार हो, चाहे x बराबर 0 वाली दीवार हो, इस पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। और मैंने आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ जो फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी को बताने वाला वो साई होता है। तो अगर दीवार पर अगर ये इलेक्ट्रॉन कभी दीवार को छुएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उस दीवार पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा 0 होगी। जब टच ही नहीं करेगा तो संभावना होगी ही नहीं। और इसका एक मतलब ये निकल के आएगा कि साई की वैल्यू 0 होगी कहाँ, x बराबर 0 पर, यानी इस दीवार पर। x बराबर 0 मतलब इस दीवार पर। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर और है कि साई की वैल्यू 0 होगी कहाँ, x बराबर L पर, मतलब इस दूसरी दीवार को भी ये टच नहीं करेगा। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। इनको बाउंड्री कंडीशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी दो बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई कंडीशन है। अब क्या करो, इनको अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 पर। क्यों अप्लाई करो, सवाल है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कांस्टेंट क्या है। तो मैथमेटिक्स जब आप करोगे तो मैथमेटिक्स आपको कहेगी कि भाई यहाँ हमें कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे, बस। उसके बाद फिर आप जब सवाल पूछोगे कि इन कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो कहेगी कि समस्या के हिसाब से जो बाउंड्री कंडीशन होगी उसका यूज करके आप निकालना। बस वहीं पे मैथमेटिक्स रुक जाती है। अब समस्या क्या है, ये 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है और उसकी बाउंड्री कंडीशन ये हमने 2 लिख दी है। इनको बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 2 में रखो। तो हम लिखेंगे बाई कंडीशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाई कंडीशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये 0 हो गया, हो जाएगा a साइन k टाइम 0 प्लस b कॉस k टाइम 0, क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 रखी। तो खुद ही जानते हो कि ये हो जाएगा साइन 0, ओके, और कॉस 0 1 होगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0, ये a इंटू 0, ये हो जाएगा b इंटू 1। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, b बराबर 0, जो कि ये तो 0 हो गया पूरा, b आया b बराबर 0। तो आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 साई बराबर a साइन के एक्स, 10 साई बराबर a साइन के एक्स। अब आप इसमें दूसरी कंडीशन ये वाली अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साई बराबर 0, a साइन के एक्स की जगह पर l। ठीक है, अब यहां पे देखो a इंटू साइन के एल, दो टर्म है, इनका प्रोडक्ट 0 है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 टर्म है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या x 0 होगा y 0 नहीं हो सकता, या y 0 होगा x 0 नहीं हो सकता, ऐसी संभावनाएं हैं। तो हम यहाँ पर देखें 0 a साइन के एल, क्या a 0 हो सकता है? अगर आपने a को 0 मान लिया तो सोल्यूशन तो खत्म हो जाएगा। ये 0 हो गया, आपने यहां निकाल के मैथमेटिक्स ने आपको बता दिया, और इसको आपने 0 मान लिया, b 0 हो चुका है, a को अगर आपने 0 मान लिया तो हमारा सोल्यूशन क्या बचा, साई बराबर 0 प्लस 0 यानी 0, यानी सोल्यूशन आपने लिखा ही नहीं कभी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर साई बराबर a साइन की एक्स में हम a को 0 नहीं मान सकते। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको 0 क्यों है, फॉर वैलिड
सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन आपको जिंदा रखना है, उसकी वैलिडिटी रखनी है, तो आपको ए जीरो नहीं मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपके पास, तो आपके पास हो गया साइन के एल बराबर जीरो। अब साइन की कौन कौन सी वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो जीरो होगा, फिर साइन पाई जीरो होगा, फिर साइन टू पाई जीरो होगा। तो ऐसा होगा ना कि साइन जीरो जीरो होगा, फिर साइन पाई जीरो होगा, फिर साइन टू पाई जीरो होगा, फिर साइन थ्री पाई जीरो होगा, फिर साइन फोर पाई जीरो होगा। इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। तो हम ये लिखें कि साइन के एल की वैल्यू होगी साइन एन पाई। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। देखो खुद ही सोचो, आपने n की वैल्यू 1 रखी तो साइन पाई जीरो, आपने n की वैल्यू 2 रखी साइन 2 पाई फिर जीरो, n की वैल्यू 3 रखी साइन 3 पाई जीरो। तो जो राइट साइड जीरो है वो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो हम कंपेयर करें उनके जो आर्गुमेंट्स हैं तो हो जाएगा के एल बराबर एन पाई, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई l। अब देखो एक के स्क्वायर हमने इससे पहले भी माना था, ये देखो यहां पर कहा गया, ये देखो इसको हम अलग अलग से कर दे, ये है, इसको हमने माना था ना इससे पहले, ये हमने माना है के स्क्वायर बराबर 2m बाई एच क्रॉस, और एक k की वैल्यू हम यहां से भी ले आए हैं। अब जरा इसको यूज करना शुरू करें, तो हम यहां पर यूज करते हैं। चलिए ठीक है, समझते हैं इसको। थोड़ा सा हो सकता है अनकंफर्टेबल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यू पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टडी अ वेरी वेरी इजी और एन इजी सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू स्टडी अ गुड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जिसको सीखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि आपने सच में कुछ मजबूत चीज सीख ली है, कोई कठिन चीज सीखी है। वैसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का हल्का करते हुए सब आपको अरे बिल्कुल पैम्पर करते हुए जा रहे हैं। नो नो नो, इट्स अ टफ वॉर एंड यू हैव टू बी अ डाई हार्ड काइंड ऑफ होना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये हो गया के। तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ रखो, तो आप लिख सकते हो 2me अपॉन एच क्रॉस, 2me बाई एच क्रॉस। के की जगह पर हम रख दें n पाई बाई एल, हो जाएगा n पाई बाई एल का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास e आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये हम साफ कर दे रहे हैं। तो यहां से e की वैल्यू हो गई n स्क्वायर h कॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m एल स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला। और जो कि यहाँ n है तो छोटा सा n यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि जो हमारा पार्टिकल है, अब जरा समझना, अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। अभी तो खाली गणित की, अब इसको समझना शुरू करते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल दो दीवारों के बीच में चक्कर लगा रहा है इस तरह से, उस पार्टिकल के साथ क्या होने वाला है, उस पार्टिकल के साथ ये होने वाला है कि उसकी एनर्जी n पे डिपेंड करेगी, किसी एक नंबर पे डिपेंड करेगी। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m एल स्क्वायर। मान लो इस पूरी चीज को हम s मान लें, भाई ये सब कांस्टेंट है, h पाई 2m एल s मान ले। ठीक है, जब आप 2 रखोगे तो 2 रखने का मतलब 2 2 जा 4 टाइम ब्रैकेट के अंदर यही चीज रहेगी यानी कि s, तो वह एनर्जी हो जाएगी 4s। E की वैल्यू 3 रखोगे हो जाएगा 3 3 जा 9 टाइम s मतलब 9s। E की वैल्यू 4 रखोगे हो जाएगा 60 टाइम s मतलब 16s। क्या समझ रहे हो, समझो ये कि उस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो सबसे कम वैल्यू जो हम यहां पर ले सकते हैं वो कौन सी है, n बराबर 1। n बराबर 0 नहीं लिखेंगे, n बराबर 0 अगर आपने कर दिया इसका मतलब आप कह रहे हो कि एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी ना उस
पार्टिकल के पास अंदर मूव करने के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 आप लो, तो सबसे कम एनर्जी कितनी होगी, s। तो जब पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर घूम रहा है तो जो सबसे कम एनर्जी उसके पास हो सकती है वो s है। अब सिचुएशन सोचो, आपने देखा पार्टिकल घूम रहा है, आपको बड़ी दया लगी, तो आपने कहा लाओ थोड़ा सा इसको एनर्जी दे देते हैं। ऐसा होता नहीं, हम लोग दया खा जाते हैं लोगों पर। कोई हमारे सामने गरीबी का रोना रो दे, अपनी जीवन की विषम परिस्थितियों का रोना रो दे, तो हम इतने ज्यादा जेनरस हैं, हमारी संस्कारी हैं हमें लोग इतने, हम भारतीय खास तौर पर, कि हम उस व्यक्ति के प्रति या उस पूरी सिचुएशन के प्रति अपने आप को बिल्कुल लुटा देते हैं। भले हम भी उसी गुर्बत में हों, लेकिन हमें लगता है कि इसकी हेल्प करके शायद हम अपनी स्थिति को उठता हुआ देख रहे हैं। मतलब यू कैन फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपने उस पार्टिकल जिसकी एनर्जी s थी उसको जब देखा तो सोचा लाओ थोड़ी एनर्जी दे देते हैं। कितनी एनर्जी थी आपके पास, 2s थी, तो आपने उसको एनर्जी दी 2s। तो उसके पास एनर्जी s थी, आपने अपनी तरफ से उसको 2s एनर्जी दे दी, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 3s। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास एनर्जी या तो s हो सकती है, या अगली चॉइस क्या है 4s, या अगली चॉइस 9s, या अगली चॉइस 16s। तो वो पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉक्स के अंदर चक्कर लगा रहा है, उसके पास s एनर्जी है मिनिमम, आप उसको 2s एनर्जी देनी चाहिए तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो s के बाद अगला जो पॉसिबिलिटी है उसको 4s की है, उसके पास 3s नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं कि 3s एनर्जी लेके भी रह सकता है। जो बॉक्स है वो एक ऐसी जगह है जो एक तरह की बड़ी कठिन शर्तों के साथ काम कर रहा है। या तो ये इलेक्ट्रॉन s एनर्जी रखेगा, या 4s रखेगा, या 9s रखेगा, 16s रखेगा। तो आप इसको 2s देना चाहोगे, द सिस्टम विल नेवर एक्सेप्ट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझे? अब आप अगर इसको 3s दोगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 4s, नाउ इट विल एक्सेप्ट। ठीक है, इतना ले सकते हैं, और इतना ले करके वो E इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड जो अगली अवेलेबल एनर्जी है उससे चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो या तो उसकी एनर्जी होगी s, या एनर्जी होगी 4s, या एनर्जी होगी 9s। तो इस तरह का जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। एनर्जी लेवल क्योंकि इसमें हम उस सिस्टम के पास कौन कौन से संभावित ऊर्जाएं हो सकती हैं इसका ये एक डायग्राम होता है, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। और आप एक चीज देखो, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब s की भी होती तो एक एनर्जी लेवल होती s 1.01s, एक एनर्जी लेवल होती 1.09s, एक एनर्जी लेवल होती 1.1s, ऐसे ही और एनर्जी लेवल होती 3.99s। अगर ऐसा होता तो हम कहते यहाँ पर चीजें कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही है। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से बना दें तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर सब 1, 1.1, 1.9, 2.9, 2.5, 3.9, 3.9 सारी एनर्जी है। अगर ऐसा होता तो इस तरह का वेरिएशन कहलाता कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, पर ऐसा नहीं होता। या तो s होती है या 4s होती है, इसके बीच में और इसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। ये इतनी कठिन स्थिति है। इसी तरह की स्थिति को हम क्वांटम कंडीशन कहते हैं। क्वांटम वर्ड असल में यहीं से आया है, इसी को हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम का मतलब यही होता है एक तरह से कि कठिन शर्तें। जैसे जैसे मान लो आपने एक कसम खाई कि मैं एग्जाम दूंगा तो पार्कर के पेन से ही दूंगा। आपने प्रतिज्ञा गंगा जल हाथ में लेके खा लिए। अब क्या हुआ, आपके पास एक पार्कर पेन था, आपने कहा कोई बात नहीं इससे एग्जाम देंगे। ठीक एग्जाम के एक रात पहले वो पार्कर पेन आपके हाथ से गिरा, उसकी निब टूट गई। अगले दिन सुबह 7 बजे एग्जाम है और रात को 12 बजे आपने पेन तोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, कहीं जा भी नहीं सकते, तुरंत मंगा भी नहीं सकते, सुबह 7 बजे एग्जाम है। अब आपको या तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी है कि जो प्रतिज्ञा की है कि बिना पार्कर पेन के हम एग्जाम नहीं देंगे, हम उससे देंगे, या तो आप प्रतिज्ञा तोड़ के एग्जाम दे दो, या प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए एग्जाम छोड़ दो। तो अगर आपका क्वांटम बिहेवियर है, अगर आप क्वांटम सिस्टम की तरह से हैं तो आप एग्जाम छोड़ देंगे, बट उस प्रतिज्ञा का
उल्लंघन नहीं करेंगे। क्वांटम इसी तरह की शर्त होती कि अगर सिस्टम के पास एनर्जी S है तो वो 3s या 2s नहीं लेगी एनर्जी को, मतलब नहीं शिफ्ट करेगी। S के बाद जब तक 3s नहीं पाएगी तब तक वो अपना ट्रांजिशन नहीं देगी। तो S के बाद अगली स्थिति 4s। तो ये बिल्कुल जैसे बसें मतलब कोई वाहन, मेट्रो सोचो, मेट्रो यहां रुकेगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर यहां रुकेगी। वो हमारी बस जैसी नहीं है कि बीच में आप कहीं भी उतर सकते हो। वो या तो यहां या यहां, फिर अगला स्टॉपेज वहां। आपने गलती से चढ़ गए तो अब इस स्टॉपेज के बाद आपको वहीं पर उतरना होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। वैसा आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करेंगे। आगे जब बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग इस एनर्जी लेवल डायग्राम को काफी यूज करेंगे। और कभी आपके मन में आए कि भैया ये एनर्जी लेवल डायग्राम कहाँ से बनना शुरू हो गया, तो आप यही समझिएगा कि जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो उस सिस्टम की जो एनर्जी कंडीशंस हैं उनको जब हम किसी डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो उसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। इन्हीं एनर्जी लेवल डायग्राम के आपस में मिलने की वजह से, इनके आपस में मर्ज हो जाने की वजह से ये जो लेवल्स होती हैं ये पट्टियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसी तरह से हमारे पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इन सब का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होकर के वहां से आता है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा फॉर्मूला है इसमें n एक नंबर के तौर पे आया है और इस n को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जिस तरह की है ये क्वांटम कंडीशन है एनर्जी के डिस्क्रीट होने की। डिस्क्रीट मतलब यहाँ 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 अलग अलग वैल्यू, इसकी कंडीशन है। और इन सारी कंडीशन जुड़ा हुआ ये नंबर है, इसको क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये वही क्वांटम नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जो 4 क्वांटम नंबर हमारे पास हैं उनमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यही है। यही से ओरिजिनेट होकर के पहली बार दुनिया को समझ में आया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे भी कोई चीज हमको समझ में आनी, मतलब हमको सोचनी चाहिए। तो यहां पर अभी मैं रुकता हूं, इस जगह पे मैं रुकता हूं। अगला टॉपिक जो हम करेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले को अपने ओरिजिनल 3 डायमेंशनल बॉक्स में हमने कैसे कन्वर्ट किया, कैसे इस प्रॉब्लम को हम 3 डायमेंशनल बॉक्स में ले गए। क्योंकि असल में मेटल तो 3 डायमेंशनल ही होता है, तो सबसे सही मॉडल तो 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए ही हमें बनाना है। हमने तो मैथमेटिक्स को देखने के लिए, उसको समझने के लिए इस तरह से 1 डायमेंशनल बॉक्स में उसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है प्यारो, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस लेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेंटेन रेगुलरिटी क्लासेस की। तो अभी शुरू में, क्योंकि सेशन अभी शुरू हो रहा है, अभी आप लोगों को उतनी ज्यादा अर्जेंसी मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम लोग ऑल्टरनेट 2 डेज रखते हैं। मतलब अगर हम आज क्लास ले रहे हैं तो अगले दूसरे दिन, कल नहीं परसों, अगले दिन 2 दिन के गैप पर हम अपना एक वीडियो इस पे अपलोड करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम ऑल्टरनेट कर दें, या ऑल्टरनेट से हद 1 दिन और ज्यादा हो सकता है। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज वगैरह काफी लिमिटेड है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बट धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे और इस कंसिस्टेंसी के साथ। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।